हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के बारे में जानकार लोगों से मिलवाते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके और समझा जा सके कि आखिर उन खबरों के पीछे क्या कुछ है। आज हम सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं और उनसे बात करेंगे। एक तो ईरान में जो महसा अमीनी की मौत के बाद जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें क्या ट्विस्ट टर्न है। बार बार ऐसा लगता है शायद कंट्रोल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर बढ़ जाते हैं। और अमेरिका और ब्रिटेन और इसराइल पर ईरान इल्जाम लगाता रहा है कि उनकी तरफ से वो प्रोवोक किया जा रहा है। उनका मीडिया भी काफी कुछ इस तरह का काम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जनरल बाजवा की विजिट हुई है अमेरिका, और ये विजिट काफी अहम इसलिए है कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो हुकूमत इस वक्त वहां पर है उसके बारे में इमरान खान का इल्जाम है कि वो इंपोर्टेड हुकूमत है, यानी अमेरिका की मदद की हुकूमत है। इन सब पर बात कर रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड शुक्रिया। का। शुक्रिया। आप ये बताइए कि ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में क्या कुछ है आपका ऑब्जर्वेशन कि ये कहां जाकर के खत्म होंगे, क्या नतीजा होगा, किस तरफ इसको ले जाया जा रहा है, क्या है? देखिए, जो ईरान में ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं उसका ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो ये स्कूलों तक पहुंच गया है। हम्म। जो लग रहा था कि अथॉरिटीज उस पर कंट्रोल कर रहेंगे, वो अभी तक उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए। साथ ही साथ फोकस अब न्यूक्लियर इशू के बजाय ह्यूमन राइट्स इशू पर हो गया है और हम्म। ईरान पर नई सैंक्शंस भी लगाए गए। और इस इशू को वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ चढ़ कर पेश कर रहे हैं। हम्म। ये उनके लिए एक वेपन बन गया है कि ईरानियन हुकूमत को टारगेट करने के लिए। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रोटेस्ट को भी तकरीबन एक महीना के करीब हो गया है। हम्म। उसको अथॉरिटीज को इतना ये बढ़ने नहीं देना चाहिए था। हम्म। इसको लोकलाइज ही कन्फाइन करते। अब जो सारे शहरों में ये जो फैल रहा है, ये प्रेजेंट रिजीम के लिए अच्छा नहीं है, जो ऑलरेडी वेस्टर्न या इंटरनेशनल सैंक्शंस जिसकी वजह से वहाँ मायशी हालात खराब है। और ये अब इसमें यानी कि यकीन हो गया है विद इन ईरानियन सोसाइटी में एक अच्छा खासा तबका, यानी कि दे आर नॉट विद द प्रेजेंट रिजीम। वो हम्म। इन प्रोटेस्टों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कहीं कहीं उकसाने की भी बात कर रहे हैं, हम्म। जिससे ये सिर्फ उस रीजन तक ही महदूद नहीं रहे। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट कह रहे हैं 31 जो एरियाज में ये फैल गया है। अब स्कूल की बच्चियां भी, जवान भी, बूढ़े भी जो अपने आप पहले नहीं आ रहे थे, उनको भी ये चांस मिला है गवर्नमेंट को टारगेट करने में। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियों पर रिव्यू करना चाहिए और ऐसी बनाना चाहिए कि ये जो उनके विद इन द कंट्री उनके खिलाफ जो एलिमेंट्स है, उनको चांस नहीं देना चाहे कि छोटे से एक मसले को वो इतना उछाल सके जो इंटरनेशनल अब बन गया है मसला। हम्म। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कहीं ना हम्म। कहीं वहां पर। ये जो है, ये मिसहैंडलिंग रही है इस मसले को। हम्म। क्यों ये इतनी देर चला? हम्म। यहाँ भी हिंदुस्तान या दूसरे मुल्कों में भी ऐसे वाकयात तो होते हैं। इस पर इंक्वायरी बिठाई जा रही जाती है, और ताकि और जो भी है अथॉरिटीज को जाना चाहे था, उनके वालिदैन या दूसरे जो उनके साथ थे उनके साथ बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहिए था। हम्म। लेकिन ये एक वेपन बन गया है अब इसके लिए। अब अच्छा, 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 अभी मैं बीच में आपको रोक के ये लड़की, ये लेडी जो थी, ये कुर्द इलाके की थी हाँ, ये और कुर्दिस्तान की अलग मांग जो है ईरान में कम से कम काफी अरसे से दबी हुई थी। हालांकि इराक में, इराक में सीरिया, ये बड़े तौर पर है, इवन उसमें टर्की उसमें में। कई जगहों। तो क्या ये कुर्दिस्तान अलग करने तक ही कोई महदूद है, या पूरे रेवोल्यूशन का जो ओवरऑल जो ढांचा है जिसमें इस्लामिक वैल्यूज को काफी अहमियत दी जाती रही है,
उसको पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है, क्या कुछ है? देखिए, अगर आप देखेंगे जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो डे वन से उस पर सैंक्शंस लगाए गए। यहाँ तक कि एक बड़ा वो जो हुआ जिसमें अमेरिकन जो है डिप्लोमेट्स का मसला आया, वो 80s की बात जो है। हम्म, मसला ये है कि इस रेवोल्यूशन को कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब इसमें जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कुर्दिस्तान का मसला है। जैसे इराक में ऑलरेडी जो है इस रीजन को जब से गवर्नमेंट वहां पर नई अमेरिकन फोर्सेस आए, कुर्दिस्तान का रीजन भी बड़ा पावरफुल हो गया, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि टर्की को भी उनके साथ मसाइल है। जैसे आपने कहा, ईरान में वो मसाइल नहीं थे, लेकिन एक बार जब शुरू होता है कोई, यह हुकूमत के लिए एक चीज सोचने वाली बात है। अगर ये आज शुरू हुआ, इसको ये कलर दिया जा रहा है, ये कुर्दिश जो है 22 साल लड़की है, हो सकता है आइंदा यहाँ पर भी ये इशू बढ़ जाएगा, जिससे हुकूमत की प्रॉब्लम्स फर्दर कंपाउंड हो जाएगी। मसले को सुलझने के लिए हुकूमत के लिए इनिशिएटिव लेना चाहे, ताकि ये आग जो है मजीद बढ़ ना जाए। हुकूमत ऑलरेडी दे आर फेसिंग सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और इसमें वो लोग भी शामिल होने का अंदेशा है जो इन हालात की वजह से बुरी तरह असरअंदाज हुए हैं। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है महंगाई पर जो ईरानी रुपी जो उसमें जो डेप्रिसिएशन आई, उस पर कई शहरों में हंगामे भी हुए हैं। और ये न रुकना इस बात की दलील है कि इसको अथॉरिटीज पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर सके इफेक्टिवली। अच्छा, एक चीज और है, हमें याद आता है कि 2003 में जब इराक में हुकूमत बदली थी सद्दाम हुसैन की, उसके फौरन बाद जॉर्ज बुश ने एक बड़ा अमाउंट अनाउंस किया था कि ईरान में रजीम चेंज के लिए ये हम पैसा सैंक्शन करते हैं, जिसमें मीडिया के जरिए काफी कुछ खर्च किया गया था। इत्तेफाक से मैं उन दिनों लंदन था तो बीबीसी वाले बाकायदा कहते थे हमारा शेयर अभी तक नहीं मिला। खैर, तो और उसके अलावा हम कम से कम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम उस कल्चर को नहीं जानते। दूसरे मुल्कों से कैंपेन चलाने के लिए टेलीविजन और रेडियो बीम किए जाते हैं बाकायदा रेगुलर ईरान में मुखालिफिन की तरफ से। तो इस वक्त अब क्या क्या आपको लगता है कि बाहर का कितना इम्पैक्ट है, बाहर का क्या कुछ देखिए, है इस पर? जरूरी इंटरफेरेंस होगी, इसके बारे बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। जैसे आपने कहा, अभी सीआईए का जो पुराना जो फॉर्मर ये जो एनएसए जो अमेरिकन गवर्नमेंट का, उसने क्लियरली कहा हम कई जगहों पर रिजीम चेंज करने के लिए, ये वो 2018-19 की बात कर रहा है, ये 1980 या 90 की बात नहीं करता। वो कहता हम कोशिश कर रहे थे कुछ जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में वहां अपनी हुकूमत आ जाए, उसके लिए हमने एक प्लान भी बनाया। ये जरूरी है कि जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि उनकी हुकूमत जो है, हुकूमत उनके मुखालिफ है, तो उनकी ये कोशिश रहेगी हमेशा कि उसको डिसलॉज करने में, वो जो कहते हैं कल में दर में सुखने, they will try to provide them all help, assistance। यानी हम देखते हैं ये इसी की वजह से इवन समटाइम्स दे प्रोवाइड आर्म्स एंड एम्यूनिशन। आपने देखा जो ईरानियन वो जो टॉप साइंटिस्ट मारे गए, उनको जो वेपन्स दिए गए थे वो हाईली सोफिस्टिकेटेड थे, वो इंपोर्टेड थे, वो वहां से नहीं आए थे। इसका मतलब है एक ग्रोह वहां पर काम कर रहा है हुकूमत के नॉलेज में ये चीजें होंगी जब हम अच्छा समझें अच्छा उनके अच्छा अच्छा, शेख साहब, अभी एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई है, कल की ही खबर है। जॉन बोल्टन जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एनएसए थे, उन्होंने कहा कि रशिया रशिया का भी रजीम चेंज होना चाहिए, नहीं तो यूरोप को नहीं बचा पाएंगे। तो क्या रशिया जैसे बड़े मुल्क के भी रजीम चेंज तक अमेरिका को इफेक्टिवली काम कर सकता है, या एक ख्वाब है उनका? देखिए, काम तो करते हैं। अगर आपने देखा सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ,
ये कोलैप्स जो है, हालांकि उस वक्त अमेरिका का कहना भी था, ये उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि सोवियत यूनियन 15 हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन ये उसी का नतीजा है कि वहां पर जो एलिमेंट्स काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन एक दिन पता चला कि सोवियत यूनियन के एक और 15 हिस्से हो गए। उसमें कुछ वहां के लोग भी जमवार है और नेचुरली बाहर के लोग भी काम करते होंगे, लेकिन बड़े कंट्री में रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां एक सेटअप है, एक वन पार्टी सेटअप चल रहा है, वहां कोई दूसरा नहीं है। ये अभी भी वहां पर एक ही पार्टी का रूल चल रहा है और पार्टी का जो सिस्टम है वो टाइट है, इसलिए वहां पर चेंज कर, ये चाइना की जैसी चाइनीज पीपुल्स पार्टी जो है, उसमें चाहे आज का रहे या कल का रहेगा, हो सकता है माइनर चेंज होगी अप्रोच में, लेकिन पॉलिसी तो सेम रहेगी। अच्छा, यूक्रेन जंग का क्या हाल है अभी? हाल ही में रूस ने कब्जा किए हुए 4 इलाकों को अपने मुल्क में शामिल किया है। वो ऐसा लगता है कि टारगेट जो था वो फुलफिल्ड हो गया, उनका अचीवमेंट हो गया। अब जंग किस रास्ते पर है, किस नहज पर है? क्योंकि वो जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो अब रूस के कब्जे में है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक तरह का ब्लैकमेल किया जा रहा है, ज़ेलेंस्की का कहना है। और अक्सर बीच में न्यूक्लियर हथियारों के रूस की तरफ से इस्तेमाल की बात भी कही जाती है। आपको अब क्या लगता है, जंग अब किस तरफ जाएगी? देखिए, जो मैं पहले जो रशिया को पहले करना चाहिए था, वो आज अब ये 7.5 या 8 महीने के बाद कर रहा है, लेकिन इस दौरान रशिया के वीकनेसेस का एक्सपोज हुआ है। उन्होंने 4 रीजन्स को एनेक्स किया। आज जो लेटेस्ट न्यूज है उसमें यूक्रेन फौजों ने कोर्सन, जो इसमें से एक रीजन है, इसको रिकैप्चर करने का दावा भी किया है। रशियन मिलिट्री ने इस ऑपरेशन को जो उन्होंने लॉन्च किया यूक्रेन में, मैसअप किया है। इसी वजह से उनको ये पता नहीं चला, वो डायरेक्शनलेस थे। उनको जो, अगर ये पहले से ही इन 4 रीजनों पर अपना कब्जा जमाते, कंसोलिडेट करती अपनी पोजीशन वहां पर, तो उसका ये फायदा रहता। एक अभी तक वहां पर ही रेजिस्टेंस कायम रहती, हो सकता था कि माइनर हो जाती रेजिस्टेंस, लेकिन वो हर जगह फैल गया। बिगिनिंग में उसको इसका फायदा भी हुआ है, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई है, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने 40,000 जो है यूक्रेनियन और दूसरे जो वॉलंटियर्स वहां पर गए हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी, लेटेस्ट वेपनरी की ट्रेनिंग दी। जो ये वार इस वक्त, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, ये सारा एक तरफ सारा वेस्ट लड़ रहा है इस रशिया के खिलाफ। और यानी 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 फैसला सिर्फ ज़ेलेंस्की के हाथ में नहीं है कि जंग कहां खत्म करेगा, वो क्या तो होगा? खत्म हो जाता है, अगर ज़ेलेंस्की, तो वो तो तभी खत्म होता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 में जो उसको सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, $30 बिलियन का सपोर्ट मिला, इसमें लेटेस्ट जो है मिलिट्री इक्विपमेंट जो उससे मिला और उनको जो ट्रेनिंग मिली, उसी से रिवर्सेस हो रहे हैं रशियन फोर्सेस का। और कल भी पुतिन ने ये बात कही कि मुझे अपने फोर्सेस को रीअसेस करने की जरूरत है, इनके कैसे उनकी डिप्लॉयमेंट होगी है। इसने कहा यही कि मैं इन 4 रीजन में कंसोलिडेट पोजीशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये एक रशिया के लिए सबक है। वेस्टर्न कंट्रीज को पता चला कि रशियन जो मिलिट्री है इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगर आपने देखा, अभी पुतिन ने ये जो रिजर्व्स जो है, मिलिट्री रिजर्व्स लाने के, तो उसमें से तकरीबन 80,000 लोग दूसरे कंट्रीज में भाग गए ताकि वो ज्वाइन ना कर सके इसको। इसके लिए ये एक वार्निंग है कि वो अपने जो मिलिट्री सिस्टम को कंसोलिडेट करे, उनको लेटेस्ट वेपनरी के साथ इक्विप करे, उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको सही दिशा में चलाए,
वरना उनके लिए ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। अगर आपको याद होगा, रशिया और अमेरिका की जो बात हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी जब मुजाहिदीन ने रशिया के खिलाफ लड़ा तो उसका नतीजा है एक रशिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, और वही रीजन भी हुआ फॉर इट्स डाउनफॉल, जो है इसके डिसइंटीग्रेशन का। उस वक्त भी अमेरिका ने ही इन मुजाहिदीन को स्ट्रिंगर मिसाइल और उस वक्त जो लेटेस्ट वेपन्स थे उनसे आर्म करके उनको हराया। अच्छा, हाँ, अभी अभी अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, तो अभी जो पाकिस्तान के मिलिट्री सरबराह हैं, उनका अमेरिका का दौरा हुआ है। अफगानिस्तान उनके पड़ोस में है। कई बार ये बात कही जाती रही है पाकिस्तान की तरफ से कि हम अब दूसरे मुल्कों की जंग नहीं लड़ेंगे, यानी अमेरिका की जंग हम यहां नहीं लड़ेंगे, बहुत लोग हमारे मारे जा चुके। अब इस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसके अमेरिका से कैसे ताल्लुकात हैं? उस जनरल बाजवा की विजिट के साथ साथ आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमें ये पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये देखना है, ये जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, खासकर 3-4 कंट्रीज के, उसमें अमेरिका है, सऊदी अरबिया है, चाइना है, मेनली इसका डिसीजन मेनली शहबाज शरीफ या इमरान खान की हुकूमत नहीं लेती है, बल्कि आर्मी डिसाइड करती है। अब ये है कि जो इमरान खान ने एंटी अमेरिकन जो चलाया, एक नैरेटिव चलाया, उससे चूंकि एक वो पब्लिक फिगर था, पॉलिटिकल फिगर था, नैरेटिव वो चल गया और इससे एक सेंटिमेंट अमेरिका के खिलाफ हुआ है। उससे यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस को बहुत सेटबैक लगा, क्योंकि जो बाइडेन ने ओपनली रिफ्यूज किया इमरान खान से मिलने के लिए। कोई भी उनका जो टॉप जो है लीडर उनसे नहीं मिला। अब जब रिजीम चेंज है, ये दो चीजें हुई है इस दौरान। एक तो पहले यूएस के रिलेशंस जो थे वो हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के साथ जुड़े जाते थे। अब की बार अमेरिका ने क्लियरली कहा, दे आर डिहाइफिनेटेड, we should not see them through the prism of India or through the prism of Pakistan. दोनों के साथ अलग-अलग रिलेशंस है। मसलन यूएस और इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान से मच बेटर है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, चाइना है, साउथ चाइना है, इजराइल के साथ रिलेशंस है, जबकि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान एक इशू है, सेंट्रल एशिया का मसला जो है, और पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहा है सिंस 1950s। अब इसमें बीच में चाहे वो 2001 का वार था, चाहे वार अगेंस्ट टेरर जो शुरू किया, चाहे जब सोवियत इन्वेजन था उस वक्त भी उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद बीच में हालात, जब उसामा बिन लादेन या उनको क्वेटा शोरा जो अफगानिस्तान का विच वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, उस वजह से बीच में ताल्लुकात खराब हुए थे। और इसी वजह से ट्रंप ने इन पर सैंक्शन, लेकिन इनका ये विजिट, एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें सबसे बड़ी बात है, जनरल कमर बाजवा को डिफेंस सेक्रेटरी ने बुलाया था, इनवाइट किया, और जब वो वहां पहुंचे उसने पर्सनली उसको रिसीव किया। ये इसका, और उनको हर एक किस्म के जो है ना, यानी कि उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सीआईए के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या दूसरे मिले हैं। ये उनको कन्वे किया गया है कि पाकिस्तान इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उसके दो नतीजे निकले। एक, पाकिस्तान को उन्होंने $450 मिलियन के जो स्पेयर पार्ट्स F-16 के थे वो रिलीज की, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी अपोजिशन की। दूसरा, इनको जो कर्जा देना था उसको डेफर किया गया, जो उनको G20 कंट्रीज का जो था, बिकॉज ऑफ फ्लड। और
फ्लड रिलीफ के लिए भी उन्होंने सबसे ज्यादा रकम पाकिस्तान को डोनेट की। पाकिस्तान को FATF से निकालने में, ग्रे लिस्ट से निकालने में अमेरिका ने मदद की। और ये भी है कि अमेरिका पाकिस्तान को अबंडन नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है वहां पर उनके साथ भी एक प्रेजेंस रहे। इस सिलसिले में ये दौरा बहुत अहम रहा है। दौरे में पाकिस्तान को भी इसका बेनिफिट मिला है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट। कल भी ADB ने पाकिस्तान को $2 बिलियन का लोन दिया है। बाइडेन ने अपने स्पीच में जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पेश किया, उसमें पाकिस्तान के फ्लड्स की जिक्र की, एक पर्टिकुलर कंट्री की जिक्र की। और वो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ जनरल असेंबली वो शहबाज शरीफ से मिले भी। वो एक चेंज दिखा रहा है, लेकिन उस चेंज का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात किसी उस पर असर पड़ेगा। इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान है, चूंकि उनके जो है एक तो इकोनॉमिक पावर है, बड़े इश्यूज है उसमें, चाइना भी है, साउथ चाइना है, या दूसरे जो है जो मसाइल जो है, चाहे इजराइल के साथ है, जो UAE, इजराइल, US और इंडिया ने जो बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन रिलेशंस को एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपने इस तौर पर भी उन्होंने क्लियरली कहा, हम उनके साथ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। पहले जो दोनों के रिलेशंस को एक साथ जोड़ना चाहते थे, वो उन्होंने सेपरेट किया है, क्योंकि अमेरिका इस रीजन में धीरे धीरे जो है वो लूज ग्रिप कर रहा है। अगर आपने देखा ओपेक का मसला जब कल आया, सऊदी अरब और रशिया ने माना ही नहीं। उनको रिक्वेस्ट की गई कि आउटपुट को मत कम करो, उन्होंने कहा नहीं, ये हम क्या गैम्बलर है। यहाँ तक उन्होंने कहा हम 2 मिलियन बैरल पर डे इसको कम करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। अब इस सिनेरियो को देखकर वो उनको अहमियत दे रहा है, लेकिन अहमियत इतनी है कि जितने उनके मफादात सर्व हो जाएंगे। अच्छा शेख साहब, आपने अमेरिका के पाकिस्तान से और भारत से ताल्लुकात का एक कंपैरेटिव कुछ चीजें बताई। हाल ही में जो UN जनरल असेंबली के मौके पर भारत के विदेश मंत्री वहां गए थे, S जयशंकर, बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई, लेकिन उसके बाद रशिया के जरिए इन 4 इलाकों को अपने साथ लेने पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, उसमें भारत ने एब्सटेन किया, यानी वो अमेरिका के नजदीकी उसमें UNO में नहीं दिखाई। इसमें तो भारत कितना किस तरह से अपने फॉरेन पॉलिसी को चला रहा है, क्या कुछ है? यानी कभी कभी अमेरिका से नजदीकी महसूस होती है, कभी 1-2 दिन में ही कुछ और वाकया हो जाता है। देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी की एक बड़ी खूबी होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अपने मुल्क के इंटरेस्ट और मफादात को मद्देनजर रखकर होना चाहिए, न कि दूसरे ममालिक के जो है उनके मफादात को मद्देनजर रखकर। ये एक चीज उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन पर, बार बार जब ईरान पर भी सैंक्शंस लगाए गए तो उसमें भी उन्होंने न्यूट्रलिटी दिखाई, और उनके साथ कई सालों तक जो वेवर उनको मिला था सैंक्शन में, उसका फायदा भी उठाया। और यहाँ उनको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कल ही 2 दिन पहले ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, हमें अपने मुफाद में देखना है कि ऑयल कहाँ से सस्ता मिलेगा। और उनको उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है, रशियन ऑयल, क्रूड ऑयल जो उन्होंने लिया, बिलियंस उन्होंने बचाए, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाए। उस वक्त वो नहीं कंप्रोमाइज करना चाहते हैं इस मसले। आपने देखा एक और चीज है, उस पर ही नहीं, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो वहां पर आ रहा था उसमें भी एब्सटेन किया, और चाइना के सिंकियांग रीजन के बारे में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, हालांकि चाइना के साथ उनके रिलेशंस बहुत स्ट्रेन है, लेकिन वो एब्सटेन की। ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और
ये दिखाते हैं टोटली वो अमेरिका का जो है, उनका जो है, नहीं वो अपना दिखाना चाहते हैं, हम कैसे अपने मुल्क को चलाएंगे, किस तरीके से रिलेशंस को दूसरे कंट्रीज के साथ रखेंगे। उसमें चाइना के साथ इनका मसला है, लेकिन जी जी। जब ज़िंजियांग का मसला आया, कल ही आया यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने एब्सटेन किया। श्रीलंका तो ये बहुत ही अहम बात है और कई और लोग भी जो विदेश नीति को फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनका भी कहना यह है कि एस जयशंकर जिस तरह से विदेश नीति को चला रहे हैं वो बहुत ही अहम है। और इमरान खान ने तो अपनी पब्लिक रैलियों में उनकी वीडियो दिखाई है, ये बहुत ही दिलचस्प रहा है देखिए, इमरान खान ने सिर्फ एक चीज की, जो मुल्क के इंटरेस्ट है ना, खासकर डिप्लोमेसी के बारे में जो चीजें हैं, इनको पब्लिक नहीं बनाते हैं। यहाँ हमने देखा, यहाँ कई गवर्नमेंटें चेंज हुई, लेकिन जो मुल्क के जो मफादात है, उस पर किसी ने पब्लिक को एक्सप्लॉइट नहीं किया। वो एक बड़ी बात है। ये जो है, आप देखिए क्या है, इमरान खान सही है गलत वो तो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन एक आजकल के जमाने में आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, और खासकर वो कंट्री जो इकोनॉमिकली टोटली डिपेंडेंट है, उनको फूक फूक कर चलना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, कैसे मेंटेन किया जाए, जिससे मुल्क की इकोनॉमी बहाल हो जाएगी और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल लेवल पर एनहांस हो जाए। ये बहुत अहम चीजें हैं। हमें कुछ चीजों पर जो है सेक्रेड, ये जो होता है, सारे कंट्रीज जो है, सारे जो गवर्नमेंट्स है, यहाँ हमने देखा बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल या कोई भी गवर्नमेंट है, मेजर इश्यूज पर यहाँ एक यूनिफॉर्म अप्रोच रहा, उस पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं रहा है। ये एक हेल्दी फंक्शनिंग होनी चाहिए, चाहे वो उनको भी ऐसा करना चाहिए, जो मुल्क के लिए अच्छा है वही करना चाहिए, न कि ऐसी चीजों जो है, यू आर वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक। जी जी जी, ये बहुत ही अहम बात है। और कुछ सियासी लोग बहुत ही एक बात कहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपोजिशन में हैं तब आप पॉपुलिज्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत हैं तो रियलिज्म की बुनियाद पर जो अपनी सरकारें चलाई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि आज कई इश्यूज पर बात हुई। ईरान के प्रोटेस्ट पर बहुत ही तफसील से शेख मंजूर साहब ने बताया, कहा कि सरकार को उसे कंट्रोल करना चाहिए था। विदेशों की तरफ से भी इंटरफेरेंस है, ऐसे बहुत से इशारे मिले हैं। इसके अलावा यूक्रेन जंग में रूस की फौज एक्सपोज हो गई है, उन्हें चाहिए कि अपनी फौज को और ज्यादा बेहतर और मजबूत करें। और पाकिस्तान और अमेरिका के बदलते हुए ताल्लुकात के बारे में भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।